क्या करना है अपने को, आज रिवैल्यूएशन समझ रहे हैं अपन। रिवैल्यूएशन क्या होता है, सुनो बेटा, जब पार्टनरशिप फर्म का, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, क्या होता है, पुनर्गठन होता है, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या कर दें, रिवैल्यू करें। ठीक है, मान लो ये ईयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, 4 साल पहले, बहुत साल पहले, मतलब 4 साल पहले क्या किया बेटा, एक ए था और एक बी था। ठीक है, ए था, बी था, ये ए और ये बी। ठीक है, ए और बी ने मिलकर कहां पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ए और बी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी साल के पहले दिन बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल में। अब वो बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आ गया है। मतलब किस साल के एंड तक आ चुका है, चौथे साल के अंत तक आ चुका है। पांचवें साल की शुरुआत में यानी पहले दिन, ये एक नए पार्टनर सी को एडमिशन देना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, सी को एडमिशन देना चाह रहे हैं। अब तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, चाहे ये एडमिशन दे रहे हो, ठीक है, या फिर अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर रहे हो, या फिर क्या हो रहा हो, कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो रहा हो, या फिर क्या हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, या फिर दो या दो से अधिक फर्मों का एकीकरण हो रहा हो। तो इन पांचों अवस्था को मिलाकर एक वर्ड में क्या कहा जाता है, फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, तो अब जब फर्म का पुनर्गठन होता है ना भैया, तो होता क्या है, सुनो, जब कोई नया पार्टनर आता है तो पहली बात तो आप ये समझो हम उससे क्या क्या लेते। ठीक है, अब अपन पुनर्गठन के काफी आगे तक आ चुके, तो अपने को यह पता है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो अपन उससे एक तो बोलते हैं तू क्या लेकर आ, एक तो तू लेकर आ, बोलो, एक तो क्या लेकर आ, कैपिटल, और एक क्या लेकर आ, गुडविल प्रीमियम। जरा मुझे ये बता दो, ये गुडविल प्रीमियम क्यों लेते हैं? सर गुडविल प्रीमियम इसलिए लेते हैं कि भविष्य में जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा उसमें इसको कुछ हिस्सा मिलेगा, जो किसने सरेंडर किया होगा, जो किसने दिया होगा, ए और बी ने दिया होगा। तो गुडविल प्रीमियम क्यों लेते हैं? क्योंकि ए और बी त्याग कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए। हो सकता है ए अकेला कर रहा हो सकता है बी अकेला कर रहा हो, या फिर दोनों मिलकर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होती है। तो अब इनको क्या मिलना चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको उस बात का क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन। तो गुडविल प्रीमियम तो अपन क्यों लेते हैं नए साझेदार से? गुडविल प्रीमियम इसलिए लेते हैं ताकि अपन उस पैसे को लेकर किससे लेंगे, जिसको फायदा हो रहा है उसको, नफे वाले साझेदार से लेते हैं, गेनिंग पार्टनर से लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। तो एक चीज तो एक गुडविल प्रीमियम। ठीक है, जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है तब एक गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट आता है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसके लिए अपन देखते हैं कि भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं। कोई 5 मेथड, एक्चुअली में वो 6 मेथड्स हैं, 6 मेथड लगा के गुडविल निकाल लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में दी हुई है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं, और उस गुडविल में किसका हिस्सा निकाल लेते हैं, जिसको फायदा हो रहा है उसका हिस्सा निकाल लेते हैं कि उसको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, और उससे उतने फायदे की अमाउंट लेकर किसको दे देते हैं, त्याग कर रहे साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में दे देते हैं। ठीक है, एक तो ये छोटी सी बात है। दूसरी बात, अपन क्या लेते हैं उससे बेटा, पूंजी लेते हैं। बोलते हैं तू पूंजी लेकर आ, क्या लेकर आ, पूंजी की राशि लेकर आ। अब ये जो वो पूंजी की राशि लेकर आएगा, इसका आप क्या करोगे? ये किस लिए होती है बेटा? ये होती है बेटा, इस फर्म में कुछ एसेट्स होंगी। ठीक है, यहां पर इन लोगों ने कुछ एसेट्स ली होंगी, हाँ है ना, कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी फर्म की, हाँ है ना। तो बेटा एसेट्स होंगी और लाइबिलिटी होंगी, संपत्ति और दायित्व। ठीक है, अब इस संस्थान के, इस फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के कुछ संपत्ति और दायित्व होंगे। ठीक है, जो हर साल हर समय पर चेंज होते रहते होंगे, हाँ है ना। इन लोगों ने कैपिटल जो लगाई होगी ए और बी ने, उससे कुछ संपत्तियां खरीदी होंगी ना, हाँ है ना, और कुछ दायित्व भी आ ही गए होंगे, बिजनेस स्टार्ट किया तो। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, हम जो इससे पैसा ले रहे हैं, किससे, सी से जो पैसा ले रहे हैं पूंजी का, वो किस बात में हिस्से के लिए होगा, फर्म में हिस्से के लिए होगा। फर्म में जो उसको हिस्सा मिलेगा, ठीक है, उसके लिए अपन क्या मांग रहे हैं, उसके लिए क्या मांग रहे हैं, पूंजी। ये फर्म में हिस्सा मतलब क्या, फर्म की एसेट्स में हिस्सा रहेगा उसका, हाँ है ना। हाँ, तो बेटा अब होता क्या है, जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है, या तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, या फिर नया साझेदार आए, या फिर फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर हो, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो, या फिर किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद दो फर्मों का एकीकरण हो जाए,
तो होता क्या है, उस समय पर ना परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन आता है तो जो भी आ रहा है, या तो अभी आप एक काम करो, इसको ना एडमिशन ऑफ पार्टनर के बेस पर डील करो। जब कोई नया पार्टनर आ रहा होगा तो हमारी फर्म में, हमारी बुक्स में, मान लो हमने यहां पर एक मशीन खरीदी थी, ठीक है, कोई मशीन खरीदी थी, ठीक है। अब उस मशीन की वैल्यू हमारी बुक्स में हमने ली थी उस साल 2.5 लाख रुपए की। कितने की? 2.5 लाख की। और हमने बोला था ये 10 साल तक चलेगी। कितने साल तक? 10 साल तक चलेगी। तो हमने हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा? मोटा मोटी 25,000 रुपए पर साल डेप्रिसिएशन लगाया होगा, ठीक है ना। 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 25,000 आएगा। तो इस साल हमने 25,000 डेप्रिसिएशन लगाया, इस साल हमने 25,000 डेप्रिसिएशन लगाया, इस साल भी 25,000 डेप्रिसिएशन लगाया, और इस साल भी 25,000 डेप्रिसिएशन लगाया। तो बेटा ये जब नया पार्टनर आ रहा है तो मशीन कैसी दिख रही होगी? दिख रही होगी कि 2.5 लाख की ली थी, उसमें से हम इस्तेमाल कर चुके। बेटा इस्तेमाल कर रहे राशि को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमने उस पर लगा दिया होगा डेप्रिसिएशन। कितना? 25 25 25 25, 4 साल में कितना लगा दिया होगा? 1 लाख रुपए, हाँ या ना। तो बेटा ये बचा कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? पुस्तक मूल्य, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो मेरी बुक्स में पुस्तक मूल्य दिख रहा है मशीन का या कोई और एसेट का, क्या एक्चुअल में मार्केट वैल्यू भी वैसी हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसा? हो सकता है कि मार्केट में बेचने जाऊं तो कम में बिके, और हो सकता है कि मार्केट में बेचने जाऊं तो ज्यादा में बिके, ठीक है। मान लो इसकी मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव, मार्केट वैल्यू निकल कर आ रही है 1 लाख रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, जो बंदा नया पार्टनर आएगा वो क्या बोलेगा कि तुम मुझसे किसके हिसाब से पैसे लो? मार्केट वैल्यू के हिसाब से या बुक वैल्यू से के हिसाब से? उसको किस में फायदा है? उसको फायदा है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा देना पड़े। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पर हमने एक बिल्डिंग भी खरीदी थी। क्या खरीदी थी? बिल्डिंग, भवन खरीदा था, ठीक है। भवन कितने का खरीदा? हमने भवन खरीदा 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब मान लो उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। कितना? 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो हमारी भवन की पुस्तक मूल्य कितना आ रहा होगा भवन का? 9,50,000 रुपए। लेकिन मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो हमने पता किया तो मार्केट में आज उसकी मार्केट वैल्यू है बेटा 18 लाख रुपए। कितनी? 18 लाख रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ए और बी है वो क्या चाहेंगे कि भवन का मूल्यांकन किस पर हो? 18 के हिसाब से मूल्यांकन हो या 950 के हिसाब से मूल्यांकन हो? बेटा अगर 950 के हिसाब से मूल्यांकन हुआ तो सी को उतनी ही कैपिटल लानी पड़ेगी 950 के हिसाब की, कि भाई तुम्हारी एसेट्स इतने की है, मैं उस हिसाब से, मेरा हिस्सा उसमें 1/5 है तो मैं उसमें इतने का साझेदार हूं तो 1/5 के हिसाब से कैपिटल दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर 18 के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो उसको 18 के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, हाँ या ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो बेटा इसलिए क्या किया जाता है, कहीं किसी को फायदा हो रहा है, कहीं किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस फायदे नुकसान को क्या किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर, रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है उन पांचों केसेस में, इन पांचों ही केसेस में फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? रीवैल्यू किया जाता है। एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया जाता है? पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। मतलब उनकी दोबारा से वैल्यूएशन की जाती है। देखते हैं कि उसकी मार्केट में आज वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन कर देते हैं। क्लियर है के बाद? बढ़ सकता हूं आगे? चलो, तो यानी पुनर्मूल्यांकन किस चीज का किया जाएगा? संपत्तियों का किया जाएगा और दायित्वों का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? संपत्तियों का किया जाएगा और दायित्वों का किया जाएगा। क्लियर है बात? बेटा एक बिजनेस में कितनी चीजें होती हैं? 4, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस तो पुनर्मूल्यांकन करते हैं क्या? इनकम तो हो गई, एक्सपेंस तो हो गए, उसमें कुछ है क्या? भविष्य में दोबारा नए सिरे से होंगे वो तो उसको तो पुनर्मूल्यांकन से कुछ लेना देना ही नहीं है। पुनर्मूल्यांकन किसका होता है? संपत्तियों का होता है और दायित्वों का होता है। किस किस का होता है? संपत्तियों का होता है और दायित्वों का होता है। तो पहली बात तो मैं आपके दिमाग में यह बैठाना चाह रहा था कि पुनर्मूल्यांकन करते हैं, काय काय का करते हैं? संपत्तियों का और दायित्वों का। कब करते हैं? जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो मेरे को एक बात बताओ। हाँ बोलो। हाँ बेटा, किस किस चीज का पुनर्मूल्यांकन होगा? एसेट्स और लायबिलिटीज यानी दायित्व।
इन दोनों चीजों का आप क्या करोगे, पुनर्मूल्यांकन करोगे, रिवैल्यूएशन करोगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक सी बात अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जब सेशन स्टार्ट किया था उससे पहले ही पढ़ा था कि अगर बिजनेस में एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट। और अगर बिजनेस में एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ऐसे ही जरा लायबिलिटी का बता दो कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, ये तो आपको बचपन से ही आता है, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान सूर्य प्रतापी टाइप के विद्यार्थी हो। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो डेबिट करते हैं, ये तुम्हें पता है। बेटा आप जब पुनर्मूल्यांकन करने बैठेंगे, जब पुनर्मूल्यांकन करने बैठेंगे तो क्या क्या स्थिति हो सकती है। हमारे पास 10 संपत्तियां हैं, उसमें से किसी का वैल्यू बढ़ेगी, किसी की घटेगी। ठीक है, दोनों एक साथ हो सकता है क्या, कि बढ़ भी रही है और घट भी रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या होगा, या तो वैल्यू बढ़ रही होगी या तो वैल्यू कम हो रही होगी। ऐसे ही लायबिलिटी के साथ होगा, या तो वैल्यू बढ़ रही होगी या तो वैल्यू कम हो रही होगी। तो अगर वैल्यू एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो आप उसको क्या करके दिखाओगे, डेबिट। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी तो क्या करके दिखाओगे, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। और अगर कम हो रही होगी तो क्या करोगे, डेबिट। सिंपल बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मतलब मेरी एक बात सुनना बेटा, इन चारों में से कुछ एक होगा। मान लो अगर मैं बोलूं संपत्तियों में मेरे पास एक फर्नीचर है, ठीक है, क्या है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर में क्या होगा, या तो वो, मैंने बोला फर्नीचर है तो क्या हो सकता है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास एक मशीनरी है तो मशीन क्या हो सकती है, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। मैंने बोला मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या हो सकती है, या तो वो बढ़ रही होगी और या तो वो कम हो रही होगी। ठीक है, मान लो मैंने बोला एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर के अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट। तो अब हमने पढ़ा है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, क्या बोलता है, प्रत्येक लेन देन के दो बराबर और विपरीत प्रभाव होते हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट, टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। तो बेटा अगर संपत्ति बढ़ी तो आपने उसको कर दिया डेबिट, तो अब आपको कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ, तो क्रेडिट आप पता है क्या करोगे, आप एक अकाउंट ओपन करोगे, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यानी इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बढ़ रहा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है क्या बात। मान लो मैंने बोला मेरी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीन की वैल्यू कम होगी मतलब क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब मैं डेबिट क्या करूंगा, डेबिट करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी क्या हो जाएगा, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। हाँ है ना, बात समझ में आती क्या। चलो अब मुझे एक बात और बताओ, सुनना बेटा, हम संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। बेटा ये पुनर्मूल्यांकन किस दिन पर हो रहा है, क्या पुनर्मूल्यांकन इस दिन पर हो रहा है, इस दिन पर चौथे साल के आखिरी में। तो चौथे साल से पहले तक पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी, हाँ है ना। तो ये संपत्तियां बढ़े या घटे, इससे फायदा या नुकसान किसको होगा, ए और बी को। यानी इसका मतलब ये हुआ, अपन सुनो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 5वें साल की शुरुआत में खड़े होकर कब पुनर्मूल्यांकन, कब से पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं अपनी संपत्तियों दायित्वों का, पुराने समय से। तो इसमें होने वाला नफा या नुकसान किसका होना चाहिए, ए और बी का। अगर पुनर्मूल्यांकन से फायदा हुआ तो किसका होगा, ए का और बी का, और नुकसान हुआ तो क्या होगा, ए का और बी का होगा। मैंने इससे तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल दी कि पुनर्मूल्यांकन करोगे तो क्या आएगा, या तो फायदा आ रहा होगा या तो नुकसान आ रहा होगा। बेटा अगर आपकी, मुझे एक बात बताओ, फायदा कब कब आ सकता है, अगर आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करो तो कब आप बोलोगे कि फायदे में हो आप, कहां गया ये रहा। बेटा फायदा कब कब होगा, क्या ये फायदे वाली चीज है, बोलो हाँ है ना। ए और बी बोल रहे हैं कि हमारी एसेट बढ़ गई है तो उनका फायदा होगा, हाँ है ना। बेटा और क्या फायदे, क्या जरा बताओ, क्या दायित्व तो कम होगा, ये भी उनके लिए फायदा है क्या। उनको पहले किसी को 50,000 देने थे, अब उसको 20,000 ही देने निकल रहे हैं, उन्होंने दोबारा रिवैल्यू करके देखा तो उनको फायदा हो गया, बोलो हाँ है ना। मतलब कौन सी दो चीजें इनके लिए फायदे की है, एक तो एसेट का बढ़ना और एक लायबिलिटी का कम होना, ये दोनों क्या है इनके लिए, फायदा है, हाँ है ना। एग्री करते हो क्या। नुकसान किस किस बात में, कि इनकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए,
इनकी बुक में दिख रही है 1.5 लाख रुपए और मार्केट में उसकी वैल्यू दिख रही है 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए, तो इनका नुकसान है। तो बेटा एसेट की वैल्यू कम होना क्या है इनके लिए, लॉस, लायबिलिटी, ठीक है। इनको ये देख रहे थे कि इनको किसी को 50,000 रुपए देने, अब इनने देखा अरे नहीं नहीं 50,000 रुपए नहीं, उसको तो 85,000 रुपीज देने, 85,000 रुपए देने, तो वो भी क्या नुकसान है क्या। तो दायित्व का बढ़ना और संपत्ति का कम होना इनके लिए क्या है, नुकसान है ना, लॉस बोल सकता हूं, ठीक है। तो सुनो, हमने देखा कि फायदा क्या क्या है, देख के बताओ फायदा क्या क्या है, प्रॉफिट और लॉस। क्या दो चीजें आपकी प्रॉफिट है, सर अगर एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो क्या है हमें फायदा, और अगर लायबिलिटी कम होगी तो हमें क्या है फायदा। लॉस कब कब होगा, जब एसेट क्या हो जाए, कम हो जाए, और क्या लायबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, हाँ है ना। यही ऊपर से अपन ने कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक है। अब सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, अपन अभी संचय कर रहे थे, संचय रिजर्व, ठीक है। कल ही बताया कि बेटा संचय या प्रॉफिट का कौन सा शेष होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल सी बात, प्रॉफिट किया जाता है क्रेडिट, प्रॉफिट क्या किया जाता है क्रेडिट, प्रॉफिट का कौन सा शेष होता है, क्रेडिट शेष होता है, और लॉस क्या किया जाता है, डेबिट, लॉस का कौन सा शेष होता है, डेबिट शेष होता है। यानी पता है जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा ना, क्या बनाऊंगा, मुझे रिवैल्यूएशन करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अकाउंट तो तुम समझते हो क्या होता है, दो साइड होते हैं उसमें, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो नुकसान किस तरफ आना चाहिए, डेबिट साइड, नुकसान किस तरफ आना चाहिए, डेबिट साइड, क्योंकि नुकसान का कौन सा कैसा शेष होता है, डेबिट शेष होता है, ठीक है। उसका कैसा इफेक्ट होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट इन नेचर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट इन नेचर। यानी लॉसेस वाली चीजें कहां आनी चाहिए बेटा, लॉसेस वाली चीजें यहां आनी चाहिए, और प्रॉफिट वाली चीजें कहां आनी चाहिए, क्रेडिट में आनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, कहां कहां आपका फायदा है और कहां कहां नुकसान है, नुकसान कहां कहां है बेटा, एसेट की वैल्यू में गिरावट कहां आनी चाहिए, डेबिट में, क्योंकि वो क्या है, एक नुकसान है, और लायबिलिटी की वैल्यू में क्या, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, ये दोनों चीजें कहां आएंगी, डेबिट में। क्यों आएंगी, क्योंकि क्या है, ये लॉस है ना। चलो बेटा क्रेडिट में क्या क्या आएगा, एसेट की वैल्यू, क्रेडिट में क्या क्या आएगा, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होना, और क्या आएगा, लायबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज होना, हाँ है ना। क्लियर है क्या इतनी बात। सुनो बेटा संपत्ति बढ़ती, अब मैंने वापस से यहां से रिकलेक्ट कराता हूं, मैंने अभी आपको यहां पे जनरल एंट्रीज बताई थी ना, यहां पे जब डिस्कस कर रहे थे, चलो एक बार जनरल एंट्री देखते, ठीक है, रीड करके देखते। बेटा संपत्ति बढ़ती है तो अपन क्या करते, देखना क्या लिखा हुआ है, संपत्ति बढ़ती है तो क्या करते, डेबिट, हाँ है ना, संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो देखो संपत्ति बढ़ने पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं ना, तुम अभी हाँ बोल रहे हो तो लगे हाथ करके एंट्री लिख भी देते हैं इसकी। संपत्ति बढ़ने पर क्या करते हैं, एसेट अकाउंट क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, तुम पलटू हो बहुत जल्दी, पलट जाते। एसेट अकाउंट संपत्ति बढ़ने पर एसेट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट, हाँ है ना। ये किस बात की एंट्री हो गई, ये हो गई इसकी एंट्री। कोई दिक्कत है क्या? बढ़ जाए आगे, चलो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब दायित्व तो कम होते हैं, जब दायित्व तो कम होते हैं बेटा, दायित्व का कम होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, हाँ है ना। तो बेटा एंट्री क्या होगी जरा बताना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है लायबिलिटी के गिरने पर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि भाई साहब पुनर्मूल्यांकन खाता बना के दिखाइए, तो पुनर्मूल्यांकन खाता तुम बना दो यूं, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कहां दिखाओगे, क्रेडिट में, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो कहां दिखाओगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में। अरे एसेट की वैल्यू बढ़ना क्रेडिट में, एसेट की लायबिलिटी की वैल्यू कम होना क्रेडिट में। चलो इधर आएंगे बेटा, लॉस कब होगा, जब एसेट की वैल्यू कम हो। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं जरा देखो, क्रेडिट करते हैं, यानी एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एंट्री क्या हो रही है बेटा, एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। पता है पहले जनरल एंट्री होती है फिर लेजर पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो आपको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। ये क्या है, रिवैल्यूएशन खाता, यानी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन का लेजर है ये, ठीक है। और ये क्या है, उसकी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री की पोस्टिंग कैसे की है जरा देखो, एंट्री पढ़ो क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब एसेट के कम होने को कहां पर दिखा रहे हैं अपन, डेबिट साइड में दिखा रहे हैं। क्लियर है के बाद, चलो बेटा लायबिलिटी के बढ़ने पर क्या करते हैं जरा देखना, क्रेडिट करते हैं। तो लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या बोलोगे, टू बोलोगे लायबिलिटी अकाउंट। ये क्या बात की एंट्री हो गई, ये हो गई लायबिलिटी को बढ़ाने की एंट्री, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूं कौन सी काय की एंट्री है, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये किस चीज की एंट्री है, ये किस चीज की एंट्री है, एसेट को बढ़ाने की, इंक्रीज संपत्ति के मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, हाँ है ना बेटा। इस एंट्री में क्या हो रही है, क्या हो रहा है इस एंट्री में, दायित्व के मूल्य में कमी, हाँ है ना, ठीक है बेटा। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तो आपने क्या किया, संपत्ति बढ़ती तो डेबिट करते हैं, और मुझे वो फायदा है तो मैंने एसेट डेबिट करी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया। फिर संपत्ति दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो वो भी मेरे लिए क्या है, फायदा। तो संपत्ति दायित्व कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो दायित्व डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। चलो ये काय की एंट्री जरा बताना, संपत्ति के मूल्य में कमी, और ये क्या है बेटा, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, ठीक है। क्या देखा एक बार फटाफट रिकैप देते हैं। रिवैल्यूएशन कब किया जाता है, जब फर्म का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन कितनी केसेस में होता है, 5 केसेस में, ठीक है। थ्योरी में क्वेश्चन आता है भाई, तुम यूं लिखकर आओगे देखना, पुनर्गठन साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, 5 केसेस।
क्या क्या? सबसे पहले विद्यमान साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, फिर नए साझेदार का प्रवेश, फिर किसी साझेदार का रिटायरमेंट, किसी साझेदार का परमानेंट रिटायरमेंट मतलब मृत्यु, फिर दो या दो से अधिक फर्मों का एकीकरण। तो इन सारी चीजों में इन मतलब फर्म के पुनर्गठन की स्थिति में क्या किया जाता है? संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। किस किस का किया जाता है? संपत्तियों और दायित्वों का। फिर मैंने आपको बताया बेसिक सी बात थी जो आपने 11th में पढ़ी है, ठीक है, कि एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते और कम होती है तो क्रेडिट करते, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते और कम होती है तो डेबिट करते। सिंपल सी बात है। तो पुनर्मूल्यांकन का किसका करना है? एसेट और लायबिलिटी का। तो जब पुनर्मूल्यांकन करने जाओगे तो क्या होगा? या तो बढ़ रही होगी एसेट या तो कम हो रही होगी, या तो बढ़ रही होगी लायबिलिटी या तो कम हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये याद दिलाया कि आप 11th क्लास में किया करते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया क्या आपको फायदा है बेटा, जब पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? ये क्या होगा? या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। और वो फायदा और नुकसान किसका होता है? पुराने का, पुराने साझेदारों का। तो फायदा क्या क्या हो सकता है? फायदा सर दो चीजों में होगा, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए या तो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। फिर नुकसान कब होगा? नुकसान भी सर दो चीजों में होगा, या तो एसेट की वैल्यू कम हो जाए या तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फायदे को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, और लॉस को क्या किया जाता है? डेबिट। तो उसी से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की नींव रखी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट वाली चीजें किस तरफ रख दी? क्रेडिट में। कौन कौन सी दो चीजें फायदे की है? एसेट की वैल्यू में बढ़ना और लायबिलिटी की वैल्यू कम होना, ठीक है। फिर लॉसेस वाली दो चीजें हमने कहां रख दी? डेबिट में, ठीक है, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो लॉस कहां कहां पर है? एसेट की वैल्यू में कमी होना और लायबिलिटी की वैल्यू में बढ़ोतरी होना, ये दो चीजें आपके लॉस की हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको साइमल्टेनियसली उसकी जनरल एंट्री भी समझाई है, ठीक है। एक बार इसको घूर घूर कर देखो, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करके देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर नहीं 23 करवा रहे। देखो अरुण और वरुण, बेटा एक अरुण है और एक वरुण है, 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार है। उन्होंने तरुण को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया है। नया साझेदार बनाया मतलब फर्म का क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है, ठीक है। तरुण के प्रवेश पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना है। क्या करने का है? पुनर्मूल्यांकन करना है। बेटा संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना मतलब क्या? या तो संपत्ति और दायित्व बढ़ रहे होंगे या तो घट रहे होंगे। और तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान देखना अभी बताओगे। देखो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है 12,000 पुस्तक मूल्य का रेतिया, रहतिया मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री, स्टॉक, ठीक है। हमारे पास बुक में वैल्यू दिख रही है उसकी कितनी? 12,000 का मूल्य 15,000 रुपए निर्धारित किया गया है। 15,000 रुपए निर्धारित किया गया है। मान लो हमारे पास तेल के कनिस्टर रखे हो, ठीक है, 12 कनिस्टर रखे, 1,000 में खरीदा था, ठीक है। अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, तेल के भाव बढ़ जाते, यूं बढ़ते हैं तेल के भाव, तो हम अपने स्टॉक को क्या करना चाह रहे हैं? आप बढ़ा सकते हैं क्या? तो मुझे एक बात बताओ, संपत्ति बढ़ती है तो क्या करते हो? बेटा स्टॉक क्या है? रहतिया क्या है? स्टॉक। स्टॉक क्या है? एसेट। तो मुझे एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू को क्या करना है? आपको बढ़ाना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके दो इफेक्ट क्या लोगे सर? एक तो स्टॉक को ना हम क्या कर देंगे? इंक्रीज, यानी क्या करेंगे? डेबिट। और डेबिट करने से मुझे क्या हुआ? फायदा 3,000 रुपए का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे? फायदा, फायदा क्या करोगे? क्रेडिट, हाँ है ना। ये रिवैल्यूएशन का क्या है? ये है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अभी अच्छे से करवाऊंगा मैं। चलो एक काम करते, लगे हाथ एंट्री कर ही लेते। चलो एक एक पॉइंट की एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलो फर्स्ट पॉइंट में मुझे बताओ सबसे पहले क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 1 में उसने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने को बोला। हाँ बेटा, स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? एसेट है। उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? बढ़ानी है। एसेट बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और ये हम कब कर रहे हैं? ये सब रिवैल्यूएशन पर कर रहे हैं, तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन पर लेंगे। और रिवैल्यूएशन पर हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी?
स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना? 3,000 रुपए से स्टॉक बढ़ा रहे हैं, बोलो हाँ। टू क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक सड़ी सी नरेशन लिखनी है यहां पे, क्या? बीइंग स्टॉक रिवैल्यू, हर जगह यही लेंगे, बीइंग रिवैल्यू, बीच में जो भी रिवैल्यू हो रहा है वो, बात ही खत्म। क्लियर बात? अच्छा, एक काम करो, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो, हाँ, तो एक काम करो, जनरल एंट्री तो कर ली, इसकी लेजर पोस्टिंग भी बता दो, ठीक है? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरफ क्या? डेबिट, और इस तरफ क्या? क्रेडिट, ठीक है? फॉर्मेट भी बता ही देते। चलो देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट, ये डेबिट का हो गया, और फिर ये फिर से पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट। कोई दिक्कत है क्या? चलो मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट किस तरफ लिखने वाले हो? क्रेडिट साइड, और लॉसेस किस तरफ लिखने वाले हो? डेबिट साइड। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपने स्टॉक क्या किया? बढ़ाया, तो आपको क्या हुआ? फायदा। तो देखो स्टॉक क्या किया? डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या किया है? क्रेडिट। तो इसके कहां पे लिखूं? क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय स्टॉक। कितना? 3,000 रुपए। क्यों हो गया? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है बेटा। नेक्स्ट में बोल रहा है कि मशीनरी पर 15% की दर से मूल्य ह्रास लगाना है। मशीनरी का मूल्य 24,000 रुपए है। बेटा अभी हमारी मशीन कितने की है? 24,000 की, ठीक है? उसको ना 15% से और कम करना है। मूल्य ह्रास लगाना मतलब डेप्रिसिएशन लगाते तो ऐसे क्या होती? कम होती है। तो हमने ना कम लगा रखा होगा डेप्रिसिएशन, तो अब और लगाना है। कितना परसेंट? 15%। तो ऐसे क्या हो रही है? कम। ऐसे कम होती तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और मेरे लिए क्या है? ये नुकसान है। आ जाओ बेटा, देखना जरा क्या हो रहा है इसमें। सर एक तो ना मुझे रिवैल्यूएशन पर क्या हो रहा है? लॉस। लॉस क्या हो रहा है हमारा? बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। तो क्या हो रहा है? लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। फिर हमें क्या हो रहा है? एसिड को क्या, किसको कम करना है? मशीन। तो मशीनरी क्या है बेटा, जरा बताना। संपत्ति। क्या हो रही होगी? वो कम होगी। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 24,000 का 15%, कितना आ जाएगा? 3,600। टू क्या लिख दूंगा यहां पे? मशीनरी अकाउंट, ठीक है? 3,600 रुपए। क्या नरेशन हो जाएगी? बीइंग मशीनरी रिवैल्यूड। मुझे एक बात बताओ, ये नुकसान है? बोलो हाँ। कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। क्या लिख दूं? टू मशीनरी। कितना? 3,600। आ जाओ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 16,000 रुपए के देनदारों पर 10% अशोध ऋण का प्रावधान करना है। मेरी बात सुनना बेटा, क्या हो रहा है? मेरे को 16,000 रुपए लोगों से लेने, ठीक है? लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें से 10% अमाउंट मुझे मिल नहीं पाएगा। मतलब मेरे लिए क्या है? हानि। और ये हानि कब हुई? जब मैं क्या कर रहा हूं? पुनर्मूल्यांकन कर रहा हूं। तो देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। बेटा हानि को क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, ठीक है? तो मैं इसके दो प्रभाव लूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। वो क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन पर मुझे लॉस,
लॉस क्या हो रहा है मेरे, बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। और मैं बनाऊंगा एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये क्या है, ये है प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैं अभी समझाता हूं, सुनो। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1600 रुपए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 1600 रुपए। सर आपने यहां पे डेटर्स क्यों नहीं लिखा, संपत्ति तो डेटर्स कम हो रही है ना, डेटर्स कम हो रहा है ना अपने, देनदार मतलब क्या, डेटर्स। तो मैं यहां पे प्रोविजन की जगह क्या लिख सकता था, डेटर्स लिख सकता था। तो सुनो मेरी बात, ठीक है, 11th क्लास पढ़ी अपन ने, ठीक है, जब बैलेंस शीट पे डेटर्स दिखाए जाते हैं ना, तो डेटर्स पूरी वैल्यू पर दिखाए जाते हैं, यानी 16,000 रुपए, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1600 रुपए माइनस करके दिखाएंगे। मतलब हो यही रहा है कि संपत्ति कम हो रही है, लेकिन उसको किस अकाउंट के थ्रू बनाते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं उसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। क्लियर है बात, होना वही है कि संपत्ति कम हो रही है, लेकिन इस तरीके से दिखाया जाता है। चलो, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आने वाला है जरा बताओ। डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 1600 रुपए। चलो नेक्स्ट क्या है, लेनदारों पर 6% प्राप्य कटौती संचय बनाना है। विविध लेनदार कितने, 10,000। मेरी बात सुनना, 10,000 मुझे, लेनदार मतलब क्या, जिनको मुझे पैसे देना है, जिनको मुझे पैसे देना है। तो पता है क्या होगा, जिनको मुझे पैसे देना है ना, वो मुझे देखो 6% प्राप्य कटौती, मतलब मुझे उनसे क्या हो गया है, 6% का डिस्काउंट मिल गया है या मिलने वाला है। उनने मुझे बोला है जब मैं पैसे दूंगा तो मुझे कितना कम देना पड़ेगा, 6% डिस्काउंट देंगे वो मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या हो गया, मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, मुझे क्या हुआ, फायदा। ठीक है, और मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम, 10,000 से 9400 रह जाएगी। 10% कितना आएगा, 6% कितना आएगा, 600 रुपए। ठीक है, देखो बेटा, मुझे क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है ना, मुझे डेटर से मुझे मेरे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, एक इफेक्ट आएगा क्रेडिटर्स पर। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी क्या होगी, कम, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और ये इसकी वजह से मुझे क्या फायदा हो रहा है, इसकी वजह से मुझे रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितना, 600 रुपए। 600 रुपए मुझे उनको कम देने पड़ेंगे। टू क्या हो जाएगा बेटा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 600 रुपए। जरा मुझे बता दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर आएगा ये, क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर्स। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्काउंट, कितना, 600 रुपए। कैसे निकाला अपन ने, 10,000 का कितना परसेंट, 6%। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट, 5,000 रुपए मूल्य का अपलिखित फर्नीचर हिसाब में लाना है। क्या हुआ था, मेरे पास एक फर्नीचर था, मैंने उसको अपलिखित कर दिया था, मतलब राइट ऑफ कर दिया था। मैंने बोल दिया था ये कबाड़ा हो चुका है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। ऐसे एग्जांपल लो, देखो मान लो बेटा 10 साल पहले मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा था, ठीक है, और मैंने सोचा था वो कितने साल चलेगा, 10 साल। तो एक साल में मैं कितने का डेप्रिसिएशन लगाता उस पर, मूल्यह्रास 1,000 का। तो मैंने 10,000 10 साल जब यूज कर लिया होगा तो उसकी वैल्यू मेरी बुक में कितनी दिखने लगी होगी, 0। लेकिन अब जब हम उसको बेचने जा रहे हैं ना, तो वो कितने में बिक रहा है कबाड़ा, 5,000 रुपए में। तो मुझे क्या हो रहा है, फायदा। वो बोल रहा है देखो, अपलिखित फर्नीचर जिसको आप अपनी बुक से अपलिखित कर चुके हो, हटा चुके हो, उसको वापस हिसाब में लेना है, और उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 5,000 रुपए। मतलब आपको क्या हो रहा है, 5,000 का फायदा। पहले आप उसको अपनी बुक से अपलिखित कर चुके हो, मतलब हटा चुके हो, अब आप उसको अपनी बुक्स में वापस लाना चाह रहे हो, और कितने की वैल्यू पर, 5,000 की वैल्यू पर। तो आपको क्या हो गया, एक एसेट बढ़ गई, फायदा हो गया। तो देखो क्या एंट्री होगी, आप क्या बोलोगे कि आपका क्या हुआ, फायदा बढ़ा। बेटा
आपके पास क्या बढ़ जाएगा, क्या एक फर्नीचर बढ़ जाएगा, क्या है वो, एसेट है। एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करोगे, डेबिट। और बेटा ये फायदा किस पर हो रहा है आपको, रिवैल्यूएशन पर। क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो फायदे के बढ़ने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना 5,000 रुपए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 5,000 रुपए। कोई दिक्कत बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ आएगा ये, क्रेडिट में। क्या, टू बाय फर्नीचर, कितना 5,000 रुपए, फायदा क्रेडिट में आता है। लास्ट पॉइंट आ जाओ, क्या बोल रहा है, वेतन रुपए 1,000 रुपए आदत है, मतलब मुझे वेतन 1,000 रुपए देना बाकी है, तो ये मेरी क्या है, जिम्मेदारी, भविष्य में देना पड़ेगा। तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है। तो कैसे एंट्री करोगे, आ जाओ देखो बेटा, आदत है मतलब क्या, मुझे देना बाकी है। तो मुझे रिवैल्यूएशन पर क्या हो रहा है, क्या मुझे फ्यूचर में 1,000 रुपए देने की जिम्मेदारी है, तो लॉस क्या होगा, मेरा बढ़ेगा, तो क्या कर दूंगा, डेबिट। और किस बात की जिम्मेदारी है मेरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, वो क्या है मेरी, लायबिलिटी। फ्यूचर में मुझे देने की लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कितने से, 1,000 रुपए, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना 1,000 रुपए। कोई दिक्कत बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा, लॉस है ना ये, डेबिट में आएगा। क्या, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 1,000 रुपए। सुनना, आखिरी 2 मिनट का काम बचा है बेटा। क्रेडिट में क्या लिखे हुए हैं, प्रॉफिट्स, और डेबिट में क्या लिखे हुए हैं, लॉसेस। तो मुझे एक बात बताओ, आपके टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, यानी मैं आपसे बोलूं क्रेडिट का बैलेंस कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 3 + 6 3600, 3600 प्लस 5,000 कितना हो गया, 8,600। और लॉसेस का टोटल कितना है, कितना है, 6,200। तो मुझे जरा बताओ कितना आ रहा है, लॉस करने माइनस करने पे ये क्या आ गया, 2,400। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। बेटा इस प्रॉफिट पर किसका अधिकार है, कौन है पार्टनर, पुराने पार्टनर कौन है, अरुण और वरुण। तो 24,000 का अरुण को कितना मिल जाना चाहिए, कितना रेशो दे रखा है, 2/3। अरे 2:3 दे रखा है कि 3:2 दे रखा है, 2:1 दे रखा है ना। तो इसका कितना आ जाएगा, 2/3, यानी कितना 1,800 रुपए, और इसको कितना मिल जाएगा 2,400 रुपए का 1/3, यानी कितना 600 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये प्रॉफिट किस तरफ लिखोगे, किस तरफ लिखोगे, डेबिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस तरफ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। आई बात समझ में, चलो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, टू एस कैपिटल। बेटा ये प्रॉफिट हो रहा है तो ए और बी को मिलेगा, और ए और बी को मिलेगा तो उनकी कहां जाएगा, पूंजी खाते में, कितना 1,800 रुपए, और हाँ 1,600 आएगा, 1,600 और 800, चेक कर रहा था मैं तो, तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, 1,600 और 800, हाँ तो पता चल गया ना। चलो तो दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा, उसके बाद दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 8,600 रुपए, 8,600 और 8,600। क्लियर है क्या बात, चलो।